हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त रणधीर सिंह मेंटोरस कंसल्टेंट से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करते रहते हैं स्टडी अब्रॉड के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल के कौन कौन से रीज़न हैं और रिफ्यूज़ल से बचने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक देखें सो दैट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सो बात करते हैं जी कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल के रीज़न के बारे में। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कनाडा की स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन है या मैं ओवरऑल एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, वैसे मैं स्टडी वीज़ा के बारे में बात करना चाहूँगा। 2020 के बाद 2022 में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मोर यानी कि 4 गुना ज़्यादा एप्लीकेशंस इमिग्रेशन के पास अप्लाई हुई हैं और जो करंट बैकलॉग है वो 2 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन के पास भी बैकलॉग्स का एप्लीकेशन का एक प्रेशर है। और जो करंट वीज़ा रिफ्यूज़ल है, मैं स्पेसिफिकली स्टडी वीज़ा की बात करूंगा, वो ऑलमोस्ट 40-50% है, यानी कि 50% तक एप्लीकेशनें डिक्लाइन हो रही हैं। और क्या रीज़न है उनके, वो मैं डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को रिफ्यूज़ल का रीज़न देखने के लिए मिलता है वो है कि आप पढ़ने के बाद अपनी होम कंट्री वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, इस रीज़न के मैं दो जो है मेन पहलू मानता हूँ। पहला ये है कि आप लोग एसओपी में अपने जो आपका फाइनेंशियल पार्ट है, यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे इंडिया में, तो वो आप अच्छे तरीके से मेंशन नहीं करते हैं कि आपके पास कितने, आपने फर्स्ट ईयर के लिए फीस पे कर दी, जीआईसी आपने ले लिया, लेकिन सेकेंड ईयर की फीस पे करने के लिए या लिविंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, एसेट्स कितने हैं, बैलेंस कितना है, वो प्रॉपर ढंग से आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते हो। पहला रीज़न तो ये है। सेकेंडली जो रीज़न इसका ये है कि आप अपने फ्यूचर प्लान को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते हो। जैसे स्टूडेंट अगर बिजनेस के किसी प्रोग्राम में जा रहा है तो वो एक दो कंपनीज जो रटी रटाई हैं या जो कॉमन चलती हैं वो मेंशन कर देता है कि आने के बाद जी मैं बिजनेस करूंगा या इन कंपनीज में मैं जॉब करूंगा। इसी तरह से आईटी के स्टूडेंट है वो इन्फोसिस, टीसीएस और एक दो और कंपनीज जो हैं उनके बारे में मेंशन करता है कि मैं इनमें जॉब करूंगा। फ्यूचर प्लान के ऊपर आपका प्रॉपर जो है वो एक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है आपके द्वारा, जिससे आपका ये पॉइंट आता है कि आप वहां से पढ़ के वापस नहीं आओगे, क्योंकि आपने वापस आने का कोई प्लान मेंशन नहीं किया एसओपी में। और इसी तरह से मैंने फाइनेंशियल्स का आपको बताया है, फाइनेंशियल्स भी आपने सॉलिड तरीके से एक्सप्लेन नहीं करे होते हैं एसओपी में। आगे मैं रीजन की बात करूंगा प्रोग्राम की, कि आपका जो प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया है वो आपकी प्रीवियस स्टडी से मैच नहीं करता है। सो प्रोग्राम के बारे में भी मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कई बार बोला है कि प्रोग्राम सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल पार्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिजनेस के, आईटी के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आईबीएम, इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो बड़े कॉमन हैं, हर स्टूडेंट्स 70% तक स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है। जबकि प्रोग्राम की सिलेक्शन बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रोग्राम सिलेक्शन हम किसी को देखकर या किसी को फॉलो करके नहीं करें, प्रॉपर सेल्फ स्टडी करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प लें। प्रोग्राम सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर दोस्तों, आपका आता है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और उसी सब्जेक्ट में उनके 100 में से 50 नंबर हैं, 47 नंबर हैं। या फिजिक्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ले लीजिए, या कई स्टूडेंट्स हैं हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम में जा रहे हैं लेकिन पीछे उनका 12th में या ग्रेजुएशन में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। सो एकेडमिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम लीजिए और एकेडमिक प्रोफाइल में क्या परसेंटेज है, कितने गैप है, कितने मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में आप थोड़े एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, उसका प्लीज जरूर आप ध्यान रखें। फर्दर जो रीजन रहता है मिसिंग मार्कशीट्स। बहुत सारे प्रोफाइल ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, 7 साल का, या जिन्होंने अलग अलग एजुकेशन पहले ली है या कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करे हैं या अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल में प्रॉपर तरीके से आप लगाएं। आप एसओपी में मेंशन कर देते हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आप प्रॉपर ढंग से नहीं दिखाते हैं। फर्दर मैं दोस्तों बात करूंगा लेवल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो आपका है
लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अगेन वही आ जाता है कि एज ए स्टूडेंट आप कितने एस्टेब्लिश हो एकेडमिकली, आपकी फैमिली कितनी फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आपने कितना रिसर्च किया है, कितना आपने जो है फ्यूचर आपके प्लान अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रहे हैं या आपने एक्सप्लेन करे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं आगे आऊँगा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, फ्यूचर प्लान एक्सप्लेन करने, उसका एक प्रॉपर ब्लू प्रिंट आपके पास होना चाहिए, उसको ढंग से आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों आप जो है पढ़ के वापस नहीं आएंगे, उसके मैंने आपको बताए हैं। एकेडमिक आपके लो हैं, मिसिंग मार्कशीट्स है, आपने फ्यूचर प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, और प्रोग्राम सिलेक्शन, इन सभी ये रिफ्यूजल के रीज़न हैं। और इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग। ब्लाइंडली किसी के कहने पे विदाउट सेल्फ स्टडी करें आप बिल्कुल भी जो है अप्लाई ना करें। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके वीज़ा रिफ्यूजल का रीज़न, सबसे बड़ा वीज़ा रिफ्यूजल का रीज़न आपका खुद है। आप ना अपनी जो कोर्स सिलेक्शन के वक्त अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, एसओपी नहीं पढ़ते। मेरे को कम से कम आज तक जो है 50 से 100 स्टूडेंट ऐसे मिले होंगे पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं या 6 महीने की बात करूं, जिन्होंने अपनी एसओपी पढ़ी ही नहीं है। सो एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके बारे में इमिग्रेशन के पास एक डिटेल जा रही है, तो एसओपी अपनी ज़रूर पढ़ें, सारे फैक्ट्स एंड फिगर को ज़रूर समझें और सेल्फ स्टडी ज़रूर करें बिफोर अप्लाइंग योर वीज़ा। अब लास्ट में कहना चाहूँगा कि जब भी आपका रिफ्यूजल लेटर आता है तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि यू आर वेलकम टू रीअप्लाई। अगर आप जो आपको कंसर्न वहाँ दिए गए हैं, जो पॉइंट्स करेंगे, अगर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो तो बिल्कुल, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आप बिल्कुल रीअप्लाई कर सकते हैं। और रीअप्लाई भी प्लीज़ ब्लाइंडली ना करें, ब्लाइंडली ना करें, पूरे फैक्ट एंड फिगर्स को देख लें, किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह ले लें, अपनी भी सेल्फ स्टडी कर लें, फिर करें। जल्दी में रीअप्लाई ना करें, रीअप्लाई करें। यू कैन गेट वीज़ा। अगर आपका 3 बार 4 बार 5 बार भी रिफ्यूज़ हुआ है तब भी आपको वीज़ा मिल सकता है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट वीज़ा रिफ्यूजल रीज़न। आप ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरे अगर इस वीडियो बनाने से एक भी स्टूडेंट की हेल्प हो गई तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है वो सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और अगर आपका भी वीज़ा रिफ्यूजल हुआ है तो आप मेंटोरस कंसल्टेंट से, नंबर हमारा व्हाट्सएप दिया गया है, वहाँ पे अपना प्रोफाइल शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपका कनाडा का वीज़ा जो है अप्रूव करवाने की। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।